Good morning, friends. So, in the series of the NEET PG, careers, today we are going to discuss another major branch, that is pulmonary medicine. So, what is pulmonary medicine? Pulmonary medicine, it gives you a degree of MD or DNB, 3 years course. या आपको रेस्पिरेटरी मेडिसिन या कई बार किसको बोलते हैं MD-TB चेस्ट या पल्मोनोलॉजी की डिग्री मिलती है। तो पल्मोनरी मेडिसिन या रेस्पिरेटरी मेडिसिन वाले डॉक्टर करते क्या है? पल्मोनरी मेडिसिन है, नेचुरली इट ट्रीट्स विद योर चेस्ट, but not only chest and surrounding the chest and your tracheobronchial tree also. So ये करते क्या है भाई, जो लंग डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे COPDs हो गया, एम्फिसीमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया या निमोनियाज हो गए, ARDS हो गया, ICUs में वेंटिलेटर केयर हो गया, निमोथोरैक्स हो गया, तो ये सभी जो चीज़ है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द लंग्स आर डेल्ट विद बाय द रेस्पिरेटरी मेडिसिन। किसी को प्री ऑफ फिटनेस भी देना है तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करने पड़ते हैं। COPDs वाले को भी ट्रीटमेंट के गाइड के लिए या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाने के लिए आप पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं, वो भी पल्मोनरी फिजिशियन ही करते हैं। मान लो किसी को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है तो इनकी स्लीप स्टडी भी होती है, स्लीप लैब्स होते हैं, ये स्लीप लैब में भी इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेटरी मेडिसिन फिजिशियंस। तो ये होता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो गया और टाइप के स्लीप डिसऑर्डर होते थे, ये स्लीप लैब्स में इन लोग स्लीप डिसऑर्डर डायग्नोज करते हैं और उसके हिसाब से इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। ऑल्टरनेटिव कैरियर में पर रेस्पिरेटरी मेडिसिन वाले जो है वो क्रिटिकल केयर में भी अपना स्पेशलाइज कर सकते हैं। तो क्रिटिकल केयर में अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन कर सकते हैं। तो एक हो गया भाई MD मेडिसिन वाला भी क्रिटिकल केयर कर सकता है, एनेस्थेटिस्ट भी क्रिटिकल कर सकता है और पल्मोनोलॉजिस्ट भी करता है, क्योंकि ये लोग जो है मेनली पल्मोनरी मैकेनिक्स बहुत अच्छे से जानते हैं और ICU में वेंटिलेटर सबसे बड़ी बात होती है। इन्वेजिव पल्मोनोलॉजी में क्या आता है? इन्वेजिव पल्मोनोलॉजी में आता है ब्रोंकोस्कोपी करना। तो ब्रोंकोस्कोपी करने के लिए आप फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोप होता है, आप ब्रोंकोस्कोप करते हो, किस लिए करते हो? आप डायग्नोस करने के लिए करते हो। कहीं कोई मान लो किसी को ब्रोंकियल कैंसर हो गया, ब्रोंकियल ट्यूमर हो गया, एंडोब्रोंकियल ट्यूमर है, उसकी बायोप्सी ले सकते हो। आजकल इसमें सबसे बड़ा जो इंटरवेंशन हुआ है वो पहले था कि भाई एंडोब्रोंकियल जो ग्रोथ होते थे उसकी हम बायोप्सी लेते थे। अब आजकल जो हो गया है कि भाई एक्स्ट्रा ब्रोंकियल, मान लो पैराट्रेकियल, पैराब्रोंकियल, मीडियास्टिनल अगर कोई मास है जो ट्रैकिया के नज़दीक या ब्रोंकियल ट्री के नज़दीक है तो उसकी बायोप्सी कैसे ली जाए? पहले लेते थे CT गाइडेड बायोप्सी, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट करते हैं, लेकिन आजकल जो निकला है आपके जो ब्रोंकोस्कोप है उसमें अल्ट्रासाउंड प्रोब होता है। सो अल्ट्रासाउंड गाइडेड ब्रोंकोस्कोपिक एंडोब्रोंकोस्कोपिक बायोप्सी, इसको EBUS बोलते हैं। तो आप क्या करते हो, ब्रोंकोस्कोप डालते हो और अल्ट्रासाउंड से वहाँ पर आपको ब्रोंकस के बाहर या ट्रैकिया के बाहर जो ट्यूमर है वो दिख जाता है, आप वहाँ से नीडल डालते हो, वहाँ से बायोप्सी लेते हो। तो ये बहुत ही स्पेशलाइज आजकल है और इसमें अगर कोई सीख लेता है तो आपको एक एडेड एडवांटेज रहता है। इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी में और एक आता है, मान लो किसी को स्ट्रिक्चर है, ट्रैकिया का स्ट्रिक्चर है, ब्रोंकस का स्ट्रिक्चर है और उसे रेस्पिरेटरी उसे स्ट्राइडर हो रहा है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है, तो इसको आप क्या करते हो, इसको आप स्टेंटिंग करते हो। ये भी बहुत ही स्पेशलाइज्ड है। और आप जैसे आपका कार्डियक में कोरोनरी में स्टेंट करते हो और भी वेसल्स में स्टेंट करते हो, जैसे ब्रोंकियल स्टेंट्स, ट्रैकियल स्टेंट्स भी आते हैं। तो आप ब्रोंकोस्कोप डालते हो, स्टेंट से वो ट्रैकिया को ओपन करते हो, उसको डायलेटेड रखने के लिए स्टेंट वहाँ अप्लाई कर देते हो। ऐसे एक्सपर्ट है कितने भाई? पल्मोनोलॉजिस्ट काफ़ी सारे होंगे जो जनरल रेस्पिरेटरी मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, लेकिन इन्वेजिव वाले और पर्टिकुलरली जो EBUS करने वाले और ट्रैकियल स्टेंट डालने वाले, स्लीप स्टडी करने वाले, ये बहुत ही कम होते हैं। अहमदाबाद जैसे सिटी में भी अगर आपको ट्रैकियल स्टेंट डलवाना हो तो बहुत ही स्पेशलाइज 2-4 जने मिलेंगे। तो ये एक है, आप आगे जाके ये सब अपना इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी करोगे तो बहुत ही ब्राइट फ्यूचर रहेगा। सबसे ज़्यादा जो बड़ा जो है ना, जो एक किस्म का जो लेवल है, जो बहुत ही बड़ी ब्रांच, बहुत ही ल्यूक्रेटिव, बहुत ही आगे बढ़ने वाली ब्रांच है ऑर्गन ट्रांसप्लांट। जैसे और ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं बच्चों, वैसे नेचुरली लंग भी ट्रांसप्लांट होता है, हार्ट लंग कंबाइन भी ट्रांसप्लांट होता है, वो अहमदाबाद जैसे सिटी में भी चालू हो गया है। अब जो लंग ट्रांसप्लांट करना होता है उसमें ट्रांसप्लांट तो यह जो सर्जन कर देता है, कार्डियोथोरेसिक सर्जन या थोरेसिक सर्जन लंग ट्रांसप्लांट कर देता है, लेकिन उसके बाद ही सबसे बड़ी चैलेंज होती है, उस लंग को फंक्शनल बनाना, उसका ऑक्सीजनेशन, उसको उसको मेंटेन करना, ये सब बहुत बड़ी बात होती है। उसका जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन है जो भी है
वो सब मेंटेन करना ये बहुत ही चैलेंजिंग जॉब होता है। और उसमें सिर्फ जो पर्टिकुलर जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट, लंग ट्रांसप्लांट में जो ट्रेंड पल्मोनोलॉजिस्ट है वो ही कर सकते हैं। अब जो है कि अगर इसमें इशू ये रहेगा कि आप जब एमडी पल्मोनोलॉजी लोगे तो हर एक सेंटर में इंटरवेंशन या ये सब फैसिलिटी नहीं रहेगी। हो सकता है आपका सेंटर हो थोड़ा रिमोट हो, मेडिकल कॉलेज थोड़ी छोटी हो, तो वहाँ मान लो आपको मिलेंगे सिर्फ टीबी वाले पेशेंट, निमोनिया वाले पेशेंट ही मिलेंगे। तो ये डर के भागना नहीं है। मेरे ही एक नोन था, वो गया, उसे एडमिशन मिला और उसने बोला सर यहाँ तो सब टीबी के ही पेशेंट है, तो मुझे तो ये बहुत बोरिंग लग रहा है। ठीक है, टीबी के पेशेंट है, इंडिया में टीबी है, तो आप पहले अपना कोर्स ख़त्म कीजिए, आप अपना एमडी ख़त्म कीजिए, उसके बाद एक बार डिग्री आने के बाद आप स्पेशलाइज कर सकते हो, फेलोशिप कर सकते हो, एक्सपीरियंस ले सकते हो बड़े बड़ी हॉस्पिटल में जाके। लेकिन आप जब पल्मोनोलॉजी करोगे, एमडी टीबी चेस्ट करोगे, तभी तो ना आप ये सब इंटरवेंशन वगैरह कर सकोगे। आप थोड़ी ये नहीं भाग कर आप सीधा नॉन क्लिनिकल लोगे, ये तो बात बनती नहीं है। तो रेस्पिरेटरी मेडिसिन वाले के काफ़ी सारे स्कोप्स है, काफ़ी सारा होपफुल है। इट्स अ वेरी वेरी अपकमिंग ब्रांच एंड एवरग्रीन ब्रांच यू कैन से। मेडिकल ओपीडीज़ में आपको आते हैं, ओपीडीज़ में नेचुरली आपको इन्फेक्शंस के आएंगे, पेशेंट्स आएंगे, निमोनिया के पेशेंट्स आएंगे, ब्रोंकाइटिस के आएंगे, सीओपीडी के पेशेंट्स आएंगे, तो इन सब को आपको ट्रीट करना है। दोस्तों अभी हमने देखा कि जब कोविड का टाइम आया था, उसके पहले सार्स का जो टाइम आया था, तब हमने देखा कि सभी को तो लंग इन्फेक्शन हो रहे थे, सभी को तो ना निमोनिया हो रहे थे। तो उस टाइम सबसे बड़ी ब्रांच कौन थी? सबसे बड़ी ब्रांच थी रेस्पिरेटरी फिजिशियंस एंड एनेस्थेटिस्ट। ये तीन ही लोग थे, वो डोमिनेट कर रहे थे। मैंने भी काफ़ी सारी प्रैक्टिस की थी ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स। सो इट इज़ अ वेरी गुड ब्रांच, एवरग्रीन ब्रांच, और काफ़ी सारे स्कोप्स है। मज़ा आएगा अगर आपको रियली पैशन है मेडिसिन में और उसमें रेस्पिरेटरी फिजिशियन रेस्पिरेटरी मैकेनिक्स में अगर बहुत इंटरेस्ट है, तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो अगर आप लेना चाहें तो यू कैन गो फॉर इट, पॉजिटिवली go for it, and I wish you all the best. And next video we are hopeful that we'll make on the several other branches like orthopedics, ENT, gynecology. So for till that time, thank you very much. Have a good time.